दोस्तों, क्या आप इंडिया से यूएस से यानी कि अमेरिका में अभी अभी मूव होकर आए हो या फिर मूव होने वाले हो और इस बात को लेके कंफ्यूज हो रहे हो कि भाई यहाँ पे अमेरिका में पहुंचने के बाद में सबसे पहले काम जो है वो क्या करने चाहिए आपको। जैसे ही आप इंडिया से यूएसए में मूव करते हो तो बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो सामने आने स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे कि भाई सबसे पहले आप यहाँ पे आके कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप लोगे, कहाँ से लोगे, किस डॉक्यूमेंट से आपको स्टार्ट करना चाहिए, क्या ऐसे आइटम्स हैं जो एज अ देसी इंडियन आपको खरीदने चाहिए, आपके काम आएंगे, कहां से वो खरीदोगे। घर हो गया, रेंट पे लें, किराए पे लें, कहां पे लें, लोकेशन क्या होनी चाहिए, स्कूल डिस्ट्रिक्ट क्या होना चाहिए, डॉक्टर जो है वो कहां मिलने वाला है, आप अपना पर्सनल डॉक्टर जो है वो कैसे अप्लाई करोगे, क्या प्रोसेस है उसका, खाने के आइटम्स एज एन इंडियन वो कहां मिलने वाले हैं, कहां आप उनको ढूंढोगे, किस किस तरह के मिलेंगे। ये लिस्ट जो है क्वेश्चंस की एंडलेस है। क्यों? क्योंकि आप एक पूरा घर जो है वो एक नई कंट्री में जाके जिसके बारे में आपको आइडिया नहीं है, जिसकी जो सुविधाएं हैं, जो डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होता है उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है आपको, आप ये कदम उठाने वाले हैं। इसलिए बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके मन में आने वाले हैं जैसे ही आप यहाँ मूव करोगे। तो दोस्तों, उन सभी के लिए जो इस दुविधा में है, जैसे मैं था 9-10 साल पहले, आज मैं वीडियो बनाने वाला हूं और सारे के सारे स्टेप्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं इनिशियल डेज में, जैसे ही आप आते हो तो आपको स्टेप बाय स्टेप क्या क्या चीजें करनी चाहिए यहाँ पे आके यूएस के अंदर, वो इस वीडियो में डिटेल में हम बात करने वाले हैं अपनी लाइफ को यहाँ यूएस में आके किक स्टार्ट करने के लिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। चलिए वापस टॉपिक पर आते हैं। और अब तक दोस्तों इस सीरीज के अंदर हम बात कर चुके हैं कि इंडिया में से जब आप यूएस से माइग्रेट कर रहे होते हो तो इंडिया में रहते रहते आपको क्या क्या चीजें हैं जो कर लेनी चाहिए, क्या आइटम्स हैं जो आपको इंडिया में खरीद लेने चाहिए। यूएसए में आने के बाद में 14 ऐसी क्या चीजें हैं जो आपको फॉलो करनी चाहिए। और ये वीडियो जो है 14 के 14 आइटम्स अगर मैं इसमें इंक्लूड करता तो भाई बहुत लंबा हो जाता, तो इसलिए मैंने इस वीडियो को 2 भागों में स्प्लिट करा है। आज पहले भाग में पहली 7 जो आइटम्स हैं उस पे बात करेंगे और अगले वीडियो के अंदर हम अगले 7 आइटम्स की बात करेंगे। इन पॉइंट्स पे आने से पहले ये बता देता हूं आपको कि मैंने अपनी पूरी कोशिश करी है कि इन पॉइंट्स को उन ऑर्डर में रखूं जिस ऑर्डर में आपको फॉलो करना चाहिए। आप ऊपर नीचे कर सकते हो इन पॉइंट्स को, आपकी जिस तरह की भी कंडीशन है, जिस तरह की सिचुएशन है। सबसे पहला आइटम आ जाता है कि भाई अपनी I-94 डॉक्यूमेंट की जो कॉपी है ऑफिशियल होमलैंड सिक्योरिटी की वेबसाइट से, वो जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। जैसे ही आप यूएस में एंटर करते हो तो एक I-94 नाम का फॉर्म होता है, जो नंबर मिलता है आपको एज ए ट्रैवलर अटैच होता है आपके साथ में। जब आप यूएस में एंटर कर जाते हो, जो इमिग्रेशन ऑफिसर है स्टैम्प मारता है, वो अपने सिस्टम में एक एंट्री करता है जिससे वो I-94 का नंबर जनरेट होता है। और जितनी बार भी आप यूएस में एंटर करोगे, पहली बार की बात नहीं है, जितनी बार भी आप एंटर करोगे ये I-94 का नंबर जो है रजिस्टर होगा, एक नया जनरेट होगा। तो हमेशा आपके पास में एक लेटेस्ट I-94 फॉर्म जो है हमेशा आपके पास में होना चाहिए। तो जैसे ही आप यूएस में एंटर कर जाएं, आप अपने होटल में चेक इन वगैरह करें, तो मेक श्योर करिएगा कि आप I-94 की कॉपी जरूर निकाल लें, क्योंकि वही एक प्रूफ है आपका कि आप लीगली यूएस में रह सकते हो। किस डेट तक रह सकते हो वो भी उसके अंदर लिखी होती है। आपका जो वीजा है और I-797 फॉर्म है वो आपका लीगल स्टे नहीं होता है यूएस के अंदर। I-94 डॉक्यूमेंट जो है, I-94 का नंबर जो है वो लीगल स्टे कहलाता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप I-94 फॉर्म की अपनी फैमिली की कॉपी अपने साथ में हमेशा रखिए, उनको हमेशा दीजिए। अगर वो अलग से कहीं पे भी जा रहे हैं, आसपास कहीं घूम रहे हैं, तो I-94 की फोटोकॉपी और फोन के अंदर एक सॉफ्ट कॉपी भी मेंटेन करके चलें। और इस तरह से मेंटेन करें कि आपको इंटरनेट की जरूरत ना पड़े। कहीं पे भी पता चला आप जब दिखाना चाहते हैं किसी को सॉफ्ट कॉपी तो इंटरनेट ही नहीं है, तो इसलिए स्क्रीनशॉट वगैरह लेके रख लीजिएगा। और ये डॉक्यूमेंट जो है आपके पास में हमेशा रहना चाहिए जब तक आप कोई स्टेट आईडी या फिर लोकल ड्राइविंग लाइसेंस जो है स्टेट का वो ना बनवा लें, क्योंकि फिर वो आपकी आइडेंटिटी एटलीस्ट प्रूव कर देगा या टाई कर देगा आपके बाकी के इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट से। और ये डॉक्यूमेंट डाउनलोड कहां से करना है ये स्क्रीन पे आप देख पा रहे होगे। दूसरे नंबर पे आ जाता है कि प्रिंट आउट और सॉफ्ट कॉपी अपने वीओई लेटर की अपने पास में रखिए। अब ये वीओई लेटर होता क्या है, तो दोस्तों वीओई लेटर होता है वेरिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जो आपका एम्प्लॉयर है जिसने आपको वीजा के ऊपर, H1 के ऊपर या L1 के ऊपर यहाँ यूएस में बुलाया है, अनलेस अनटिल आप ग्रीन कार्ड पे नहीं आए हो या एज ए स्टूडेंट नहीं आ रहे हो, तो एक वीओई लेटर जो है वो आप अपने HR डिपार्टमेंट से इशू करा सकते हो, क्योंकि आगे के स्टेप्स जो मैं बताने वाला हूं उसमें ये वीओई लेटर काम में आने वाला है। तीसरे नंबर पे आ जाता है, आप नई कंट्री में आए हो तो भाई मोबाइल कनेक्शन चाहिए लोगों से बात करने के लिए, एक
वर्किंग मोबाइल कनेक्शन होना चाहिए। इंटरनेशनल रोमिंग पे आप कितने दिन तक काम चलाओगे, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा, बहुत सारे यहाँ पे मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जैसे AT&T हो गया, टी मोबाइल हो गया, वेराइजन, इन्फिनिटी, तो बहुत सारी तरह के हैं। बट मोस्टली जो मोबाइल कनेक्शन है यहाँ पे काफी कॉस्टली है, खास तौर से जब आप इंडिया से कंपेयर करो या इंडिया का कन्वर्जन करने लग जाओ रुपये और डॉलर का, तो आपको लगेगा भाई बहुत ज्यादा कॉस्टली है। और खास तौर से अगर आप सिंगल लाइन ले रहे हो या फिर 2 लाइन ले रहे हो अपने लिए, अपने स्पाउस के लिए, तो बहुत महंगा पड़ने वाला है। तो इसलिए जरूरी नहीं है कि आप इन बड़े प्लेयर से ही कनेक्शन लें, अनलेस अनटिल आप किसी फैमिली पैक में या फैमिली प्लान में जुड़ना चाहते हैं, आप किसी दोस्तों को जानते हैं जो आपको ऐड कर सकते हैं, तब जो है $25-30 $35 तक पर लाइन आपको पड़ेगा। अदरवाइज ऑलमोस्ट $60 से $90 तक की लाइंस आती हैं जो आपको देना पड़ेगा अगर आप मेजर मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर जो हैं उनके थ्रू जाते हैं। पर लो कॉस्ट कैरियर्स भी होते हैं, जैसे टोटल वायरलेस हो गया या फिर लाइका मोबाइल हो गया, मिंट मोबाइल हो गया, तो इस तरह के लो कॉस्ट कैरियर्स भी हैं, आप उनको जरूर एक्सप्लोर कर लें। हो सकता है कि कुछ दिनों के लिए आपको प्रीपेड कनेक्शन चलाना पड़े, क्योंकि आपको $15 से $25 के आसपास में मिल जाता है। अनलिमिटेड डेटा में जाएंगे तो मोर लेस $25 के आसपास कई बार प्लान मिल जाते हैं और डील्स भी काफी मिल जाती हैं। तो मोबाइल कनेक्शन लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको लोगों से कनेक्टेड रहना पड़ेगा और इंटरनेशनल रोमिंग बहुत समय तक नहीं चला सकते हो। अब चौथे नंबर पे आ जाता है कि भाई आप नई कंट्री में आए हो, नई जॉब पर आए हो, या फिर सेम एम्प्लॉयर के साथ हो सकता है जॉब पे आए हो, बट मैं उसे नई जॉब ही कंसीडर करूंगा। तो यहाँ पे आपको एक बैंक अकाउंट चाहिएगा जिसमें आप अपनी सैलरी ले पाए। तो जितना जल्दी हो सकता है आप बैंक अकाउंट खोलेंगे उतना बढ़िया रहेगा। एक बैंक अकाउंट खोलने के लिए आपको SSN नहीं चाहिए होता है, इसलिए मेरा इस ऑर्डर में बैंक अकाउंट का नंबर आ रहा है। अभी SSN पे आगे आएंगे वीडियो के अंदर, बट बैंक अकाउंट के लिए आपको SSN नहीं चाहिए होता है। आपको क्या चाहिएगा, आपको अपना VOE लेटर, जैसा मैंने आपको बताया कि वेरिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट लेटर आपको लेना पड़ेगा। साथ में जो बाकी के इमिग्रेशन के डॉक्यूमेंट्स है, जैसे I-797 हो गया, I-94 हो गया, आपका जो पासपोर्ट हो गया, वीजा हो गया, स्टैम्प, वो सारा कुछ आप लेके जाएंगे। किसी भी लोकल बैंक में आप जा सकते हैं और वहां पे सेविंग अकाउंट और चेकिंग अकाउंट दोनों एक साथ खुलवा सकते हैं। तो मोस्टली यहाँ पे चेकिंग्स अकाउंट चलता है। जैसा मैंने बताया, हर पॉइंटर जो मैं आपको बता रहा हूँ आज, इस पे एक वीडियो डेडिकेट हो सकता है और आने वाले टाइम में मैं वीडियोस बनाऊंगा हर पॉइंट के लिए। बट अभी ऊपर से जाने तो एक चेकिंग अकाउंट होता है, सेविंग अकाउंट होता है, तो आपको दोनों आप एक साथ खुलवा लेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आप मनी जो है बेटर वे में ऑर्गेनाइज कर पाएंगे। बट आप बाद में भी खुलवा सकते हैं सेविंग अकाउंट। कुछ अकाउंट्स की फीस होती है, बट मोस्टली अगर आप अपना जो चेक है, जिसे सैलरी चेक बोलते हैं, वो यहाँ पे डिपॉजिट कर रहे हैं या डायरेक्ट डिपॉजिट ले रहे हैं अपने एम्प्लॉयर से, तो वो फीस जो है माफ हो जाती है बैंक अकाउंट्स के अंदर। तो आप ये ध्यान में रखिएगा कि आप कोई फी पे नहीं कर रहे हैं चेकिंग अकाउंट खुलवाने के लिए, और साथ ही में अगर सेविंग अकाउंट भी खुलवा लेंगे तो सही रहेगा। बट ये डिसीजन मैं आप पे छोड़ूंगा कि आपको साथ में सेविंग अकाउंट खुलवाना है, बट मिनिमम से मिनिमम आपको एक चेकिंग अकाउंट जो है वो खुलवाना ही खुलवाना पड़ेगा। और बैंक अकाउंट आपको किस लिए और चाहिए भाई? बैंक अकाउंट, बैंक जो है आपको घर पे मेल्स भेज सकता है। अब मेल और ईमेल में यहाँ पे फर्क है। ईमेल जो है अपना इलेक्ट्रॉनिक वाला ईमेल कहलाता है और मेल जो है यहाँ पे पोस्टल मेल कहलाया जाता है। तो पोस्टल मेल आपको चाहिएगा अपना एड्रेस प्रूफ देने के लिए, आगे की जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको जब आप बनवाओगे। और जो आपको बात ध्यान में रखनी है वो ये है कि जब आप बैंक अकाउंट खुलवाओगे तो आप जब घर पे आओगे, ऑनलाइन लॉगिन करोगे, उसके बाद में आप एक आध दिन में जो लिमिट्स आपने सेट करी हुई है कि डेली लिमिट्स क्या है पैसा निकलवाने की, डलवाने की, वो आप चेंज कर सकते हैं। चाहे आपको जरूरी है चाहे नहीं है, आप लिमिट जो है चेंज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उससे ये होने वाला है कि बैंक आपको एक पोस्टल मेल भेजेगा एड्रेस के ऊपर, जो एड्रेस प्रूफ आपको आगे के डॉक्यूमेंट्स में काम आने वाला है। अब आप बोलोगे मैं स्टेटमेंट भी तो मंगवा सकता हूँ धीरज भाई बैंक अकाउंट से। भाई आप स्टेटमेंट अगर एक्सप्लिसिटली मंगाओगे बैंक से तो वो आपको पैसे चार्ज करते हैं। तो ये पैसे बचाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि फ्री में आपको पोस्टल मेल जो है आ जाएगा। आपने जो भी एड्रेस दिया होगा उसको आप ले जा सकते हैं। जो बाकी के डॉक्यूमेंट्स हम आगे बात करने वाले हैं उनको अप्लाई करने में, तो इस तरह से आपके पैसे जो हैं थोड़े से वो बच सकते हैं। पर इस पूरे प्रोसेस को इंप्लीमेंट करने के लिए आपको ये ध्यान में रखना जरूरी है कि आपने पेपरलेस ऑप्शन चुना ना हो। जब आप बैंक अकाउंट खुलवा रहे हो तो उसको मत चुनिएगा, क्योंकि ये सेटिंग आप बाद में भी चेंज कर सकते हैं। 1-2 लेटर आपके पास में डिलीवर हो जाएंगे जो कि मेल लेटर्स हैं पोस्टल वाले, उसके बाद में आप इस सेटिंग को वापस ट्रांसफर कर सकते हैं पेपरलेस में। तो फिर आपको ईमेल पे ही सारे के सारे नोटिफिकेशन आया करेंगे। 5वें नंबर पे आ जाता है, बैंक अकाउंट खुलवा लिया है तो एक सिक्योर क्रेडिट कार्ड जो है वो आपको अप्लाई करना पड़ेगा यूएस के अंदर। अब जब आप यूएस के अंदर आ जाते हैं तो जो सब कुछ आपका चलता है, जो भी आप पैसे बोरो करते हो, क्रेडिट पे लेते हो,
कुछ भी अप्लाई करते हो यहाँ पे तो सब कुछ क्रेडिट चेक के थ्रू जाता है। इसका मतलब क्या है कि भाई क्रेडिट चेक के थ्रू वो आपको देखते हैं कि आपने के कोई पेनल्टी तो नहीं है, ऑलरेडी आपने क्रेडिट लिया हुआ है वो आपने पे नहीं करा, कुछ आपने बोरो करी हुई है मनी, कितनी बोरो करी हुई है, कहाँ कहाँ से करी हुई है, तो वो पूरा प्रोफाइल जो है वो बनाते हैं। आपकी सैलरी कितनी है कि आप दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, ये सब को जज करते हुए कोई भी इंस्टीट्यूशन जो है आपको लोन देता है, चाहे वो कार का मान लो आप लोन लेने वाले हो, कार लीज पे लेने वाले हो, आप नॉर्मल लोन अप्लाई करने वाले हो, आप घर लेने जाओगे, आप मोबाइल कनेक्शन खरीदने जाओगे पोस्टपेड का, जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपको एक क्रेडिट लाइन दे रही है, छोटे से छोटी बड़ी से बड़ी, वो आपका क्रेडिट स्कोर चेक करेगी। इसलिए आपका क्रेडिट स्कोर होना बेटर, जितना बेटर हो सकता है बहुत जरूरी है यहाँ पे, ताकि आपको अच्छे इंटरेस्ट रेट्स मिल पाए। अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं होगा तो आपको हायर इंटरेस्ट रेट देने पड़ेंगे, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हर इमिग्रेंट को जब वो आता है, क्योंकि उसका कोई क्रेडिट स्कोर नहीं होता है, तो उसको देने होते हैं। और इनफैक्ट प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप आते हो आपका कोई क्रेडिट स्कोर नहीं है तो आप क्रेडिट कार्ड भी अप्लाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि क्रेडिट कार्ड जो है डिनाई हो जाएगा, क्योंकि आपकी हिस्ट्री नहीं है, आपका कोई क्रेडिट चेक नहीं मिलेगा, कोई क्रेडिट स्कोर नहीं मिलेगा। तो उसके लिए कुछ बैंक्स जो हैं सिक्योर क्रेडिट कार्ड देते हैं। ये आपको हेल्प करता है आपकी क्रेडिट हिस्ट्री को बनाने में, स्टार्ट करने में। एक बार वो स्टार्ट हो जाएगी तो आपके जो पॉइंट्स हैं वो इकट्ठे होने स्टार्ट हो जाएंगे। और ये होता क्या है सिक्योर क्रेडिट कार्ड, इसमें होता ये है कि आप अपनी तरफ से एक सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है बैंक में दे देते हो। अगर आपने बैंक अकाउंट ऑलरेडी खुला लिया है और वो सिक्योर क्रेडिट कार्ड आपको खोलने देता है, तो आप उनको बोल सकते हो कि भाई मैं ये $300 दे रहा हूँ या $500 दे रहा हूँ, छोटा सा अमाउंट आप यूज कर सकते हो। तो वो $300 से $500 का आप एक सिक्योर क्रेडिट कार्ड जो है वो खुलवा सकते हो। अब है क्या इसका मतलब कि भाई वो 500 या 300 जो भी आप देने वाले हो अमाउंट, वो बैंक अपने पास में एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट रख लेगा, और आपकी जो क्रेडिट कार्ड की लिमिट होगी वो उतनी ही होगी, ताकि उनके पास में हमेशा वो अमाउंट रहे और वो वहां से चार्ज कर लें अगर आप पेमेंट कोई नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरह से आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। अब क्रेडिट कार्ड मिल गया है तो आपका क्रेडिट स्कोर जो है बनना स्टार्ट हो जाएगा। अब अच्छा क्रेडिट स्कोर अगर आपको बनाना है तो आप जो यूटिलाइजेशन है वो 10 से 25% या मैक्सिमम 30% रखिए। तो इसका मतलब यह है कि अगर आपने सिक्योर क्रेडिट कार्ड $500 का बनवाया है तो $500 आपकी लिमिट है जिसका आप क्रेडिट ले सकते हैं, क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हैं। तो आप $150 से ऊपर कभी भी बिल मत जाने दीजिए। जितना कम रखेंगे, 10-15% की रेंज में रखेंगे, उतना जल्दी जल्दी जो है आपका क्रेडिट स्कोर जो है बढ़ता चला जाएगा। तो ये ट्रिक जरूर अपनाइएगा। अगर आप खरीद भी रहे हैं क्रेडिट कार्ड से कोई चीज, तो उसी टाइम आप पेमेंट कर सकते हैं। जो बिल जनरेट होने वाला है एट द एंड ऑफ द मंथ, वो मैटर करेगा कि वो कितना यूटिलाइजेशन का जनरेट होता है। तो फिर जब आपका क्रेडिट स्कोर जो है बन जाएगा, क्रेडिट हिस्ट्री बन जाएगी, बैंक जो आपको सिक्योर क्रेडिट कार्ड देते हैं ये आपका सिक्योरिटी रिफंड जो है ऑटोमेटिकली ट्रांसफर वापस कर देते हैं आपके लिए, और आपका जो क्रेडिट लिमिट है उसको इंक्रीज भी कर देते हैं। तो फिर आप एक नॉर्मल जो क्रेडिट का प्रोसेस है उसको फॉलो कर सकते हो। जितना लंबा क्रेडिट हिस्ट्री होगा उस पर भी मैटर करता है कि आपका क्रेडिट स्कोर कितना है। बट ये शुरुआत के इनिशियल जो 5-6 महीने होते हैं, इसमें आपको सब कुछ क्रेडिट पे महंगा मिलने वाला है, क्योंकि आपकी कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है। पर इन सब मुद्दों पे हम आगे बात करेंगे, पूरा डायसेक्शन करेंगे कि भाई 1 करोड़ की सैलरी, 1.5 करोड़ की सैलरी यहाँ पे कैसे ट्रांसलेट होती है और उसमें कितना बचता है। आने वाले वीडियोस में इन पे भी बात करूंगा मैं। जब भी आप हिमालयाज में ट्रैवल करते हो तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ट्रैवल करो और वहां पे कूड़ा कचरा जो है वो मत फैलाओ। अब छठे नंबर पे आ जाता है आपको एक SSN कार्ड, सोशल सिक्योरिटी नंबर कार्ड जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा SSN के ऑफिस में जाके। ये सोशल सिक्योरिटी नंबर क्या है या SSN नंबर क्या है, तो दोस्तों जैसा आप लोग जानते हैं कि इंडिया में आधार नंबर होता है, ऐसे ही यूएस के अंदर सब कुछ जो है SSN से चलता है। जब आप इमिग्रेशन से आप यहाँ पे आते हैं तो आपको, अगर आप वर्किंग हैं तो आपको एक SSN नंबर दिया जाता है जो आपको अप्लाई करना पड़ता है पर्सनली जाके। और उसके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिएंगे, जैसा मैंने बताया I-94, आपको सारे अपने इमिग्रेशन के डॉक्यूमेंट्स चाहिएंगे, I-797 हो गया, आपका जो पासपोर्ट हो गया, वीजा की स्टैंप हो गई, वो सब आपको लेके जानी पड़ेगी अपने साथ में। आपको खुद जाना होगा इन पर्सन, आप ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते हैं। लोकल जितनी भी रीजन्स हैं जहां पे भी आप आए हैं, लोकल सिटीज, हर सिटी के अंदर, डिस्ट्रिक्ट के अंदर, काउंटी के अंदर कोई ना कोई SSN ऑफिस आपके पास में होगा। आप गूगल मैप्स पे जाके सर्च कर सकते हैं कि सबसे पास में सोशल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन SSA का ऑफिस कौन सा है, और उसकी टाइमिंग्स देख सकते हैं। जनरली सारे SSA ऑफिसेस जो होते हैं सब में भीड़ रहती है, तो आपको टाइम निकाल के जाना पड़ेगा यहाँ पे SSN अप्लाई करने के लिए। और ये SSN सोशल सिक्योरिटी नंबर जो है आपके साथ में रहने वाला है, आपकी आइडेंटिटी बनने वाला है।
ये आपको लोगों से छुपा के रखना है। जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे आप गाड़ी खरीदने जाएंगे, लोन पे लेने जाएंगे, लीज पे लेने जाएंगे, आप कहीं पे घर लेने जाएंगे, कोई लोन एप्लीकेशन वैसे अप्लाई करोगे, किसी भी टाइप के गवर्नमेंट ऑफिशियल काम करोगे, डीएल अप्लाई करोगे, स्टेट आईडी अप्लाई करोगे, आपको एसएसएन जो है चाहिएगा। यही आपकी आइडेंटिटी होगी। तो कहीं पे आपसे पूरा नंबर मांगा जाएगा कि पूरा एसएसएन का नंबर क्या है, और कहीं पे लास्ट के 4 डिजिट जो हैं वो सबसे कॉमन रहते हैं। इवन डॉक्टर के ऑफिसेज में भी जब आप जाएंगे तो लास्ट 4 डिजिट्स बिलिंग वगैरह के लिए यूज होते हैं। तो आपका ये एसएसएन नंबर अप्लाई करना बहुत आवश्यक है। और ये एसएसएन नंबर ऐसा नहीं है कि आप अगले दिन आके अप्लाई कर लोगे। जनरल गाइडेंस ये रहती है कि जब आप यूएस में एंटर कर चुके हो तो 1-2 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते के आसपास, उसके बाद में आप एसएसएन ऑफिस जाके विजिट करिए। क्योंकि 2 हफ्ते में होता यह है कि जो एसएसएन ऑफिस के सिस्टम्स वगैरह हैं वो आपके अपडेट हो जाते हैं आपकी इंफॉर्मेशन से। क्योंकि जो इमिग्रेशन ऑफिसर है उसने जो पोर्ट ऑफ एंट्री हुआ है, जहां पे भी आप फ्लाई करके आए हैं, वहां पे सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपकी डाल दी है। बट वो बाकी के जो गवर्नमेंट सिस्टम्स हैं उस तक आते आते थोड़ा टाइम लग जाता है। तो अक्सर मैंने देखा है कि अगर आप जल्दी चले जाएंगे तो वहां पे जाते हो, वो बोलते हैं यार हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं आई है, आप बाद में आना। तो आपका आधा दिन जो है वेस्ट हो जाता है। क्योंकि भीड़, जैसे मैंने बोला, सारे एसएसए ऑफिस में रहती है। और यही कारण है कि एसएसएन अप्लाई करना 6ठे नंबर पे आ रहा है इस लिस्ट के अंदर। अब ये एसएसएन अप्लाई करने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए? तो दोस्तों, एक तो आपको एड्रेस प्रूफ चाहिएगा जहां पे एसएसएन का कार्ड आएगा आपका। तो वो आपका दोस्त का हो सकता है, आप मे बी ऑफिस में अगर कंफर्टेबल हो तो वहां मंगा सकते हो। पर जैसा मैंने बोला, एसएसएन कार्ड जो है आपकी आइडेंटिटी है, वो जानी नहीं चाहिए। क्योंकि अगर आइडेंटिटी थेफ्ट होता है तो और तरह की प्रॉब्लम आ सकती है, जिसका पूरा अलग से हिसाब किताब मैं आपको बताऊंगा आने वाले वीडियोस के अंदर। अभी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। तो किसी ऐसे ट्रस्टवर्दी पर्सन के यहाँ का एड्रेस डालिएगा अगर आपने एड्रेस जो है अभी तक फाइनलाइज नहीं करा है। बट बॉटम लाइन ये है कि आपको एक एड्रेस चाहिएगा एसएसएन मंगवाने के लिए। तो एड्रेस हो गया, तो एड्रेस प्रूफ भी चाहिएगा। तो अभी हम अगर वीडियो में पीछे जाएं तो जैसा मैंने आपको बताया कि उनको एटलीस्ट 2 मेल्ड लेटर चाहिए या पोस्ट चाहिए, जो आपके मेल्ड लेटर्स आए हुए हों उस एड्रेस के ऊपर आपके नाम पे। तो जैसा मैंने बताया था कि एक तो आप वेरिफिकेशन एम्प्लॉयमेंट जो है वो या तो पोस्ट करवा सकते हो अपने ऑफिस से उस एड्रेस के ऊपर, ताकि आपको एक पोस्टल ईमेल वो मिल, या पोस्टल मेल जो है सॉरी, वो मिल जाए। और दूसरा जो है, जैसा मैंने आपको बताया था कि बैंक की स्टेटमेंट जो है वो आप चेंज कर सकते हो, वो मिल सकता है। या फिर आप किसी अपने दोस्त वोस्त को बोल सकते हो कि उस एड्रेस के ऊपर आपको एक पोस्टल मेल भेज दे, ताकि आपका जो एड्रेस प्रूफ है उस पोस्टल अथॉरिटी से, जो यूएसपीएस होता है यहाँ पे, पोस्टल सर्विसेज यूएस की, उसने आपको डिलीवर करा है, वो माना जाता है। अगर आपने क्रेडिट कार्ड भी अप्लाई कर दिया है, सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड, तो वो भी आपके घर पे आएगा, या जो भी एड्रेस आपने दिया है उस पे आएगा, और उसी पे ही आपका एसएसएन कार्ड आएगा। तो इस तरह से आप एड्रेस प्रूफ जो है वो इकट्ठा कर सकते हो। और इसके साथ साथ आपका वेरिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट लेटर, वो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि वीओई लेटर आपको चाहिएगा। और साथ में सारे के सारे इमिग्रेशन के डॉक्यूमेंट्स, ये सारा कुछ लेके जब आप एसएसएन ऑफिस में जाएंगे तो वहां पे एक अप्लाई करना पड़ेगा। एक फॉर्म जो है वो डाउनलोड करके फिल करके जाइएगा एसएसएन की वेबसाइट से, या एसएसए की वेबसाइट जो होगी वहां से वो फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। मैं बिना फॉर्म के चला गया था तो बड़ी घबराहट सी हो गई थी, बट बंदे जो थे वो काफी अच्छे थे, हेल्पफुल थे, उन्होंने फॉर्म दे दिया। बट हुआ ये कि मुझे दोबारा लाइन में लगना पड़ा, दोबारा नंबर लेना पड़ा, और टाइम काफी वेस्ट हो गया। अब इस वीडियो के पहले पार्ट के आखिरी पॉइंट, जो 7वां पॉइंट है, उसकी तरफ चले। तो भाई, अब आपको 7वें नंबर पे अप्लाई करना चाहिए एक स्टेट आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस जो है आपके स्टेट का, उसको। अब मैं दोनों चीजें क्यों बता रहा हूँ कि भाई, जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो आपका जो लोकल डीएमवी सेंटर है, वो आपको सर्च करना होगा। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि लोकल डीएमवी सेंटर आपके पास में कौन कौन से हैं। आप थोड़ा सा ये भी देख सकते हैं रिव्यूज वगैरह पढ़ के कि कौन से वाला आसान है, जहां पे टेस्ट को पास करने का रेशियो सबसे हाई है, उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। बट वो ड्राइविंग टेस्ट पे ज्यादा अप्लाई करेगा, लर्नर परमिट पे इतना नहीं करेगा। अब मैं बोल क्यों रहा हूं, जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, जो पहला वीडियो था इस सीरीज का, कि भाई आपको एक इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट जो है वो इंडिया में ही बना लेना चाहिए। क्यों बना लेना चाहिए? ताकि आप यहाँ पे लोकली ड्राइव कर पाओ। क्योंकि यूएस में अगर आप सिटी के अंदर नहीं आ रहे हो, आप किसी सबर्ब एरिया में आ रहे हो, वही गाड़ी के बिना काम नहीं चलने वाला है आपका। और गाड़ी आप चलाओगे कैसे? आप इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट पे गाड़ी चला सकते हो। बट अगर आपके पास में आईडीपी है जो 1 साल तक वैलिड है, तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस क्यों चाहिए, स्टेट आईडी क्यों चाहिए? तो भाई, उसका रीजन ये है कि जैसा मैंने आपको बताया अभी इस वीडियो में कि I-94 आपको अपने साथ में कैरी करना पड़ेगा। कुछ डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट वगैरह आपको अपने साथ में हमेशा कैरी करने पड़ेंगे जब तक आपके पास में कोई लोकल आइडेंटिटी नहीं है। तो ये जो स्टेट आईडी है और ड्राइविंग लाइसेंस है, ये आपका लोकल आइडेंटिटी
बनने वाला है, ताकि आप वो सारे डॉक्यूमेंट्स अपने साथ में कैरी करके ना घूमें, कहीं मिसप्लेस ना हो जाए, उसका खतरा रहता है। तो इसलिए स्टेट आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस जो है बनाना बहुत ज़रूरी है। अब ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए पहले आपको लर्नर परमिट जो है वो अप्लाई करना पड़ता है। अब लर्नर परमिट अप्लाई करने के लिए आपको रूल सीखने पड़ेंगे। वो रूल्स सीखे कैसे जाएं, उनकी एप्स वगैरह आती है, आप उन एप्स को डाउनलोड कर सकते हैं। हर स्टेट की आती है, जैसे मैं पेंसिल्वेनिया में रहता हूं तो यहाँ पीए स्टेट की एक ऐप आती है जिसको मैं क्वेश्चंस को गो थ्रू कर सकता हूँ, सारे रूल्स वगैरह जो हैं उस पर सीख सकता हूँ। एक बुकलेट भी आती है, आप वो बुकलेट ला सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं अगर आप बुक पढ़ने में इंटरेस्टेड होते हैं। अदरवाइज मैंने तो ऐप से ही सारे के सारे क्वेश्चन रट लिए थे एंड उसके बाद में जाके मैंने अपना जो लर्नर परमिट है वो अप्लाई करा था। जब आपको लर्नर परमिट अप्लाई कर दोगे तो आप एलिजिबल हो जाते हो लोकल लर्नर परमिट पे गाड़ी चलाने के लिए, गाड़ी सीखने के लिए, रूल सीखने के लिए, बशर्ते आपके साथ में कोई लाइसेंस वाला बंदा जो है हमेशा बैठा होना चाहिए। बट क्योंकि आपके पास में आईडीपी होगा तो वो इनवैलिड हो जाता है। तो ये बस एक नेसेसरी स्टेप है आपको ड्राइविंग लाइसेंस दिलाने के लिए। तो आप ये लर्नर परमिट इस तरह से ले सकते हैं। आगे मैं भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कि किस तरह से आप पास कर सकते हैं, किस तरह से क्या टिप्स जो हैं वो आपको ड्राइविंग लाइसेंस को पास करते हुए फॉलो करनी चाहिए, मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा। बट अभी के लिए हाई लेवल पे मान के चलिए कि आपको लर्नर परमिट अप्लाई करना होगा सबसे पहले, और वो आप लोकल डीएमवी सेंटर जो है वहां पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। जब आप कंफर्टेबल हो जाएंगे यहाँ पे ड्राइव करने के लिए पैरेलल पार्किंग में, क्योंकि सबसे बड़ा टेस्ट वही होता है स्टॉप साइन पे पूरी तरह से स्टॉप होने के लिए, फिर आप अपना ड्राइविंग टेस्ट शेड्यूल कर सकते हैं। कई बार रात में स्लॉट्स ओपन होते हैं अगर आपको जल्दी चाहिए, अदरवाइज बाकी के आगे के स्लॉट्स जो है वो मिल जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं ट्यूसडे को ओपन होते हैं, खासतौर से पेंसिल्वेनिया के अंदर। तो ट्यूसडे नाइट में बैठ के मैंने अपना स्लॉट ले लिया था, जल्दी से मिल गया था। फिर वहां पे जाके टेस्ट दिया, जो ड्राइविंग टेस्ट होता है, एक ऑफिसर आपके साथ में बैठता है, वो देखता है कि आप किस तरह से चला रहे हैं, सारे रूल्स फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, सिग्नल दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, इंडिकेटर दे रहे हैं नहीं दे रहे, सब कुछ देखा जाता है। आगे वीडियो में बताएंगे। अगर आपने वो टेस्ट पास कर लिया तो आपको एक ड्राइविंग लाइसेंस जो है, जो आपकी आइडेंटिफिकेशन हो जाता है लोकल, वो मिल जाता है। एक बार आपको वो मिल गया तो दैट मीन्स कि आप जो बाकी के डॉक्यूमेंट्स है जो अपने साथ कैरी कर रहे थे वो ऑप्शनल हो जाता है फिर कैरी करना। फोन में आप तब भी रखिए सॉफ्ट कॉपी सारी चीजों की, बट एटलीस्ट फिजिकल कॉपी जो है आपके पासपोर्ट की, I-94 की, वो आपको अपने साथ में कैरी करने की जरूरत नहीं है। एक बार लोकल आईडी बन गई तो अब ड्राइविंग लाइसेंस बनने में कई बार टाइम लग जाता है कि पहले आप पढ़ोगे, रूल समझोगे, फिर उसके बाद आप ड्राइविंग टेस्ट दोगे, कब शेड्यूल होता है, पास होते हो नहीं होते हो। पेंसिल्वेनिया में तो फेल होना भी कॉमन है। अब आपका ड्राइविंग लाइसेंस कब बन रहा है तब तक आप वेट नहीं कर सकते, तब तक आप वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो अपने साथ नहीं कैरी करोगे। तो इसलिए एक स्टेट आईडी नाम की चीज होती है जो सेम डॉक्यूमेंट्स को जो आपने एसएसएन अप्लाई करते हुए यूज करे, वही डॉक्यूमेंट्स, वही एड्रेस प्रूफ, उसी तरह से आप स्टेट आईडी अप्लाई कर सकते हो। $30-35 की बनती है स्टेट आईडी। बट फायदा ये होता है कि आपको बाकी के जो डॉक्यूमेंट्स इमिग्रेशन से रिलेटेड है वो हमेशा अपने साथ नहीं कैरी करने। और जैसे ही फिर आपका ड्राइविंग लाइसेंस बन जाएगा उसके बाद में स्टेट आईडी आप करें ना करें, एक एडिशनल आईडी की फॉर्म में आपके पास में आईडी रह जाएगी। बट हो सकता है कि आपकी स्पाउस जो है वो ड्राइविंग में कंफर्टेबल ना हो। मेरी वाइफ तो अब जाके गाड़ी सीखी है काफी सालों के बाद में, अभी 1-2 साल ही हुए उसको गाड़ी चलाते हुए, 3 साल हो गए होंगे में भी, बट उससे पहले वो गाड़ी कभी नहीं चलाती थी। तो भाई उसके लिए मैंने स्टेट आईडी बना रखा था ताकि उसके डॉक्यूमेंट्स कैरी ना करने पड़े अपने साथ में। तो ये दोनों आईडीज जो है काफी इंपॉर्टेंट आईडीज हैं आपके यूएस में सेटअप या सेटल होने से एसोसिएटेड जो होते हैं। दूसरी प्रॉब्लम आईडीपी के साथ ये भी रहती है कि जब आप गाड़ी की इंश्योरेंस अप्लाई करोगे, क्योंकि आपकी कोई हिस्ट्री नहीं होगी, आपका कोई लोकल ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होगा, तो जो इंश्योरेंस के रेट्स हैं वो भी हाई मिलने वाले हैं। तो जैसा मैंने बताया था कि इमिग्रेंट के लिए एक नॉमिनल सैलरी पे यहाँ पे आके शुरुआती दिनों में ये सब कुछ महंगा होने की वजह से काम चलाना थोड़ा मुश्किल होता है, या फिर पेचेक टू पेचेक चलता है ऑलमोस्ट, अगर आप डिसेंट कंफर्टेबल लिविंग रख रहे हैं और थोड़ा हाथ टाइट करके खर्चा कर रहे हैं तो। बट अगर आपका सैलरी पैकेज ही बहुत बढ़िया है तो फिर आपको ये चैलेंज नहीं आने वाले हैं। तो दोस्तों ये 7 आइटम्स थे इस वीडियो में बताने के लिए। बाकी के 7 बताता तो वीडियो और लंबा हो जाता। अगले वीडियो के अंदर बाकी 7 आइटम्स को देखते हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए जब आप इंडिया से यूएसए में माइग्रेट होते हो या कहीं से भी यूएसए में माइग्रेट होते हो, और क्या स्टेप्स आप फॉलो करना चाहते हो। मैं आशा करता हूँ वीडियो जो है आपको पसंद आया हो, आपके काम आया हो, यूजफुल रहा हो। अगर आया है तो लाइक जरूर कर दें इस वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको लगता है वीडियो किसी और के काम आएगा तो उसके साथ शेयर कर दें, और जो दूसरा पार्ट है उसको देखना ना भूलें। तब तक के लिए दोस्तों, जुले और हिमालय जो है उनको क्लीन रखने में अपना पार्ट जरूर प्ले करें।